यस हेलो। हाँ भाई हेलो, नमस्कार बच्चों। आवाज आ रही बच्चे? बताइए आप। मनीषा, रिवांशु। यस बेटा। हाँ भाई, दीप्ति, प्रिंस, सोनू, निखिल। एक बार बताएंगे बच्चों, आवाज है सबको? हाँ भाई, ऑडिबल है बेटा। अभिषेक, प्रियांशी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। आज हमें आगे बढ़ना है। आज हमें केमिकल रिएक्शंस करनी है, ठीक है। तो आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा रहेगा रेंसिडिटी, कोरोजन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शंस। तो ऑन सैटरडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। ऑन सैटरडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एनसीईआरटी को एक बार स्टडी करना और एनसीईआरटी क्वेश्चंस स्टार्ट कर दीजिए बेटा। कितने बच्चों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए बताएंगे मुझे आप में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे बैलेंसिंग के हो चाहे वो बेसिक पार्ट वाले हो? ठीक है बेटा। हाँ, बिकॉज बाय सैटरडे वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर, ठीक है। और आपका टेस्ट भी है 18 जून को है मेरे ख्याल से। सो यू हैव अ टेस्ट ऑन 18 जून, जिसमें ये चैप्टर पूरा आएगा आपके सामने। आप तो कर ही दोगे, खैर आप तो समझदार बच्चे हो मेरे ख्याल से। बैलेंसिंग आपने बढ़िया सीख ही ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं। डन। नहीं बेटा, एज एनसीईआरटी कीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहे साथ में। देखो बेटा, एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपकी ना। मैं कितना अच्छा पढ़ा लूँ, कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, अच्छा बुरा पढ़ाने वाली बात नहीं होती। आपने चीजें पढ़ी, मुझसे समझी हैं, तो एनसीईआरटी रीडिंग जरूरी है। बिकॉज वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो कॉम्प्रिहेंड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेन मकसद है एजुकेशन का। बस ये नहीं कि क्लास कर ली, नोट्स बना ली, पास हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। आप रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी होती हैं, काफी अच्छी होती हैं, उनको पढ़िए, उनको अंडरलाइन कीजिए। तो एक थोड़ा सा आपका हैबिट बनेगी अच्छे वाली, कि आप एक अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे प्रॉपर वे में उसको आप समझेंगे, ठीक है। आई बेटा लिखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, आप सब कुछ आसान है, बिकॉज हम बेसिक बात कर चुके हैं। हमें रिएक्शंस का आइडिया हो चुका है, हमें रिएक्शन बनानी आ चुकी है, हमें कंपाउंड्स का फॉर्मूला थोड़ा बहुत हमें बनना आ गया है। तो अब हमारे लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल पार्ट नहीं बचा। हमें बस चीज़ों को एज इट इज़ एक बार देख लेना है। और जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा गिवन है। तो जो मैं क्लास कर दूंगा, तो आप उसके बाद एनसीईआरटी को उस पार्ट से जरूर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, ठीक है। हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी रिएक्शन? पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा जी। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बेटा जी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा जी अपन। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों अपने पास, हम पढ़ेंगे इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बस मुझे बताना है कि ये डीकम्पोजिशन है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये डीकम्पोजिशन है, बस मुझे डेफिनेशन लिखवानी है आप। बिकॉज हमने एग्जाम्पल इतने कर चुके हैं, उन एग्जाम्पल्स में ये रिएक्शंस आ चुकी हैं। तीसरा हम देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट, वो नाम अलग है, बस है कुछ खास नहीं। उसके बाद बेटा हम देखेंगे अपने पास रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। रिडॉक्स माने क्या होता है? रिडॉक्स माने क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। गॉट द पॉइंट? देन बेटा जो अपन करेंगे लास्ट में सम, यू कैन से रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी, कोरोजन। कोरोजन, बिकॉज कोरोजन के अंदर भी एक रिएक्शन आपको बतानी है मुझे, तो इसको साथ में लिख लिया। एंड रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो वो भी इसी का एग्जांपल के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट बचा हुआ है, सिलेबस बचा हुआ है बेटा जी। हिमांशु बेटा को दोबारा चालू कर लीजिए, आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए वीडियो में। चलिए बेटा हिमांशु, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहले विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए, तो ये टॉपिक अपने पास रिमेनिंग जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें आप पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को,
then rancidity which is oxidation of compound or food particles and corrosion basically. हाँ बेटा प्रिंस, डीपीपी मैंने कहा था आपको पहले भी, डीपीपी के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस मिक्स करके देता हूं आपको, तो चैप्टर खत्म होगा ना तो डीपीपी आपके सारी बन जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डीपीपी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन दे दूं मैं क्वेश्चन मिक्स करता हूं, समटाइम्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी होते हैं, तो इसलिए आप उनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो डीपीपी आपका मुश्किल से 2 घंटे में सारी खत्म हो जाएंगी, तो उतना कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। चलिए लिखिए सबसे पहले बेटा जी, लिखिए आज हमें काफी कुछ कवर करना है, एटलीस्ट पहले 2 पार्ट कवर करने हैं। लिखिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखिए बेटा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन कर रहे हैं सर कुछ रिएक्टेंट कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म सम प्रोडक्ट, कुछ रिएक्टेंट कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म सम प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करने से बनेगा। अच्छा तो डेफिनेशन लिख लें पहले, सच रिएक्शंस, ताकि हम एग्जांपल्स की बात कर पाएंगे अभी इसके बाद। सच रिएक्शंस इन विच, such reactions in which 2 or more reactant, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 or more reactant combine together to form single product, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन रहेगी जो आप एग्जाम यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करने के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा डिफाइन कीजिए आप, क्वेश्चन आता है कि इज दिस अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, तो सीधा हाँ या ना मत बोलो कि हाँ है या ना नहीं है, नहीं, पहले डिफाइन कर लीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है और ये उस मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देके चलना है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वो सारी बातें सिखाऊंगा आपको कि बोर्ड एग्जाम में कौन सी बात कहां लिखनी है, कैसे लिखनी है, प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, वो मेरा काम है। इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ मेरे, ताकि जब हम बोर्ड्स का डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बाद तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आप देंगे मुझे, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है सर, कौन सा सर, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं इसको बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज सॉलिड स्टेट, इसमें सर ऐड करेंगे क्या, इसमें सर ऐड करेंगे क्या अंकिता बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है प्रेसिपिटेशन, मैं कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। हाँ करवा दूंगा बेटा, उसके लिए आप चिंता, उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए मैं करवा दूंगा। प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस वाटर, प्लस वाटर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, चूना बेसिकली, इससे हम चूना करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, ये व्हाइट वॉशिंग करने में काम आता है, दीवार को व्हाइट वॉशिंग करने में काम आता है बेटे के, चूना है ना, चूना लगाते हैं, तो वो यही चूना बेसिकली बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। तो हमने क्या किया, हमने 2 कंपोनेंट को जोड़ा, 2 रिएक्टेंट को जोड़ा और हमने बनाया एक प्रोडक्ट। हमने क्या किया, हमने 2 रिएक्टेंट को जोड़ा और हमने बनाया एक प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो बेसिकली होता है क्या बेटा, मान लीजिए एक बीकर है और उस बीकर में आपने डाला वाटर, पानी भर दिया आपने, और पानी के साथ साथ आप ऐड कर दीजिए उसके अंदर क्या, क्विक लाइम, आप डाल दीजिए क्विक लाइम इसके अंदर पानी के साथ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो पानी के अंदर ये डिसॉल्व कर जाएगा, पानी के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे डिसॉल्व करेगा आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज व्हाइटिश इन कलर, ये सफेद कलर का होगा, तो इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग बेसिकली। दूसरी बात,
जब आप ये काम करेंगे तो आफ्टर द रिएक्शन थोड़ा सा आपका जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, यू विल फील सम हीट, बीकर थोड़ा सा आपको गर्म फील होगा बाहर से। बीकर एक टेस्ट ट्यूब जो भी है, ग्लास जो भी आपके पास रहेगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आपको थोड़ी सी बीकर के अंदर हीटिंग फील होगी, जैसे बीकर गर्म हो गया है। पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर था, अब थोड़ा सा आपको वहां भी बीकर गर्म फील होगा सर, यानी कि आफ्टर द रिएक्शन यू विल फील सम हीट इज प्रोड्यूस्ड, कुछ हीट सर वहां पे इवॉल्व हुई है, तभी मुझे सर वो बीकर गर्म फील हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे हीट एनर्जी या हीट रिलीज होती है साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो रिएक्शंस इन विच सम हीट और सम एनर्जी इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा ये तो पानी में रहेगा, ये रहेगा एक्वस, एक्वस 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 रहेगा बेटा, एक्वस। तो क्या बोला मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोली मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस माने क्या होता है बेटा जी, एक्सोथर्मिक माने सर होता है अगर रिएक्शन हुई है और रिएक्शन के बाद कुछ हीट आपको मिल रही है रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन हुई है, कंपाउंड बना है और बीकर गर्म हो गया, तो रिएक्शन ने हीट इवॉल्व की है, हीट प्रोड्यूस की है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो सच रिएक्शंस in which heat is evolved, हीट या एनर्जी बोल लीजिए, या हीट एनर्जी बोल लीजिए, इज इवोल्व्ड, आपको बीकर गर्म फील होगा आफ्टर द रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल्स में और दूंगा जो एनसीईआरटी मेंशन करती हैं। चलिए, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या ये वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का? जी हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं बताया मैंने आपको कि जहां जहां आपको एक्सो मिलेगा, जहां जहां आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा बराबर मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रिएक्शन हुई है, कोई कंपाउंड बना है और साथ में अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिली है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो कॉम्बिनेशन हो भी सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन नहीं भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, हाँ बेटा, आयजा कह रहे हैं सर वाटर लिक्विड क्यों होता है? आयजा बेटा आपका नाम आयजा क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? बोलो, आपका नाम कुछ और क्यों नहीं है? चलिए, तो सर आपने हमको एक एग्जांपल दिया कॉम्बिनेशन का, गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। तो आप खुद बताइए मुझे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स मुझे आप और बताइए कॉम्बिनेशन का। सर हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर जाएंगे सर, तो यहां से वाटर बन सकता है सर, यहां से वाटर बन सकता है सर। हाँ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चल जाएगा, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल जाएगा। पहचान लो कि कहीं पे कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे और सिंगल आपको मिलेगा प्रोडक्ट, सिंगल आपको मिलेगा प्रोडक्ट। चलिए, सिंगल आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अब बात करेंगे some more examples of exothermic, some examples of exothermic। बेटा याद करना पड़ेगा, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे ना, वो याद करना पड़ेगा आपको कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। बेटा वो याद होना चाहिए आपको, या तो याद कर लें या फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो फील हो जाएगी कि हाँ बीकर गर्म हो गया है या बीकर ठंडा हो गया है। अब लैब में तो आप एग्जाम में जाओगे नहीं, बोर्ड एग्जाम में, तो हमें कुछ रिएक्शंस याद होने चाहिए, एटलीस्ट वो जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये याद करना पड़ता है, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे आप। कुछ कुछ आइडिया होगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में,
जब आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बेसिस की रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और बेस अगर पानी में जाएगा, पानी में डिसॉल्व होगा, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, पर अभी आपको नहीं पता कि व्हाट इज बेस, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूं कैसे पहचानेंगे कि एक्सोथर्मिक होगी या नहीं होगी। यस, ठीक है, चलिए बेटा। बर्निंग ऑफ कोल, यस बोलिए, हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल सर हो जाएगा, बोलो क्या बर्निंग ऑफ कोल एक्सोथर्मिक है? यस बोलिए, यस बोलिए बेटा, क्या बर्निंग ऑफ कोल एक्सोथर्मिक हो जाएगा? यस और नो? मान लो कोयला मतलब, कोल मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन को आप जलाओगे बेटा, तो कार्बन को जलाने के लिए सर कार्बन को तो हमें जलाना पड़ता है सर, कार्बन को तो हमें जलाना पड़ता है सर, तो उसमें सर एनर्जी कहां से मिल जाएगी सर? नहीं, यस, कार्बन को तो हमें जलाना पड़ता है सर, हमें खुद इसमें गर्म करना पड़ता है, तो इट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो माने जिसमें कुछ हीट मिल रही होगी, इसमें तो हीट देनी पड़ती है, इसमें तो मुझे हीट देनी पड़ती है, तो बर्निंग ऑफ कोल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और बताइए सर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो सकता है? बताइए, मुझे बताएंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो सकता है? हां हो जाएगा। कैसे? देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4, मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन गैस, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल गैस, तो उसको बर्निंग करेंगे तो यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, सिखा चुका हूं। ठीक है बेटा जी, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, वो आप जानते हैं बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग कर लीजिएगा जहां रिक्वायर्ड हो। चलिए, तो यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रेस्पिरेशन, जी हाँ, रेस्पिरेशन इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाउ सर, हाउ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक? बेटा देखिए बेटा, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से हमें या हम सबको एनर्जी मिलती है। सो दैट इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और वहां से हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जिससे हम कुछ काम कर पा रहे हैं। सो रेस्पिरेशन इज अगेन अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, बिकॉज हियर ब्रेकडाउन ऑफ glucose take place, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बेटा काफी हाई मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी से अपन काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा जी, आप चाहो तो दिखा सकते हो एग्जाम के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज इज सॉलिड इन स्टेट। यस, तो इसको आप रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, बिकॉज रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रिएक्शन विद O2। तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां से बन जाएगा CO2, यहां से बन जाएगा CO2, यहां से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड आपको काफी ज्यादा मात्रा मिलेगी एनर्जी बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक हुआ है, और वहां से आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है। सो अगेन इट इज अ प्रूफ दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। अगर एग्जाम में आता है कि प्रूफ कीजिए कि या बताइए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है कि नहीं, तो आपको ये वाली बात लिख के आनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिएक्शन। दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
आई होप बेटा इट इज वेरी मच क्लियर, ये सुनो। तो हमने अभी ये समझा है कि भाई कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो सकती हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए उसके। मैं ये नहीं कह रहा कि और एग्जांपल्स नहीं है, एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एग्जांपल्स आप याद कीजिए जो बोर्ड एग्जाम में या आपके एनसीईआरटी में दिए गए होते हैं, ठीक है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इन्हीं एग्जांपल्स में से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो हमने बात की बेटा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें एग्जांपल दिया मैंने आपको इस बात का, उसमें मैंने आपका एग्जांपल दिया इस बात का। ये सेकंड एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग भी अगर हम देखें तो कोल मींस कार्बन विद O2, क्या बनाएगा बेटा जी, CO2। सो बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चेक कर लीजिए आप, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा जी। नोट कीजिए फटाफट से, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कुछ एनर्जी या कुछ हीट इवॉल्व होती है आफ्टर द रिएक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां से बीकर गर्म हो जाएगा या टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो वहां से आप पता लगा लेंगे इजीली कि हाँ भाई सम हीट इज इवॉल्व्ड और सम एनर्जी इज इवॉल्व्ड। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आगे पढ़ेंगे एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी हमें देनी पड़ती है, हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, तो दैट इज एंडोथर्मिक, वो आगे आएगा, उसमें डिकम्पोजिशन के अंदर एग्जांपल्स आएंगे एंडोथर्मिक के। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, जो कि व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। कैसे काम आता है अगर आप पूछे तो यहां देखिए बेटा, जो आपके पास स्लेक लाइम है बेटा, जो आपके पास स्लेक लाइम है, इसको व्हाइट वॉशिंग में काम में लेते हैं। तो क्या है, मान लीजिए दीवार आपके पास, ये वॉल है वॉल, तो क्या करेंगे बेटा, वॉल पे लगा देंगे, इस प्रकार से आप लगा देंगे, व्हाइट वॉशिंग कर देंगे बेटा जी। आपने दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इसके व्हाइट वॉशिंग कर दी, चूना लगा दिया, चूना। तो दीवार पे चूना लगाते हो बेसिकली, तो होता है बेटा, चूना समय के साथ एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज करता है। अब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है सर, CO2 गैस है, O2 गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास जो CO2 गैस होती है बेटा, ये उस CO2 गैस के साथ रिएक्शन कर जाता है। जो दीवार पर लगा हुआ चूना है वो हवा में CO2 गैस के साथ रिएक्शन कर जाता है और एक थोड़ी सी छोटी सी लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की। इट इज सॉलिड कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी वजह से आपका जो चूना है या आपकी जो दीवार है बेटा, वो शाइन करती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग ऑफ वॉल्स। आपने देखा भी होगा बेटा, आपने बहुत ऑब्जर्व भी किया होगा, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, कि चूना मारते हैं तो चूना मारने के 2-3 दिन बाद दीवार चमकती है, थोड़ी शाइन करती है बेसिकली, बिकॉज आपने लगाया है स्लेक लाइम, आपने यूज किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हवा में है CO2 गैस। तो CO2 गैस के साथ वो जो चूना है दीवार पर लगा हुआ, वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है, धीरे धीरे कंपाउंड बनाता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी लेयर बन जाती है, सफेद लेयर ही बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और फिर इसके वजह से आपके शाइन आता है, बेसिकली वो मार्बल शाइन आता है, बिकॉज मार्बल कंचा, उसका भी यही फॉर्मूला होता है। सो मार्बल जैसे आपके पास थोड़ी शाइन आती है, चमक आती है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइनिंग ऑफ वॉल्स, इस प्रकार से। तो इसका जो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा, ये इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्लेक लाइम का अपने पास। अगेन किसका एग्जांपल है ये, अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके यू विल गेट सिंगल कंपाउंड। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अगर आप अलाउ करें तो। अगर आप यहां तक क्लियर बेटा तो मुझे बताइए, हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ बेटा सिमरन देखिए ध्यान से एक बार, मैंने क्या बोला, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस बेटा, नहीं बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस से आपके पास CO2 मिल रहा है, पानी मिल रहा है बेटा, सो इट इज नॉट एन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होंगे और सिंगल रहेगा प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या है बेटा, सच रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एक ही मिलना चाहिए प्रोडक्ट आपके पास, लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है आपके पास, हियर यू आर गेटिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसको कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, हमें सिंगल मिलना चाहिए प्रोडक्ट, तो उसको बोलेंगे बेटा जी कॉम्बिनेशन।
यस, चलिए बेटा जी, हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम बात करते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये सब याद करना बेटा यार। अब आपसे ये सब सवाल पूछने से बैलेंसिंग कैसे करें, अभी भी कुछ बच्चे पूछे से बैलेंसिंग नहीं किया आपने, तो बेटा बैलेंसिंग आपको सिखाई क्यों गई थी, मुझे ये बताइए। पूरी क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवाई थी बैलेंसिंग के ऊपर। क्यों करवाई थी बैलेंसिंग, प्रैक्टिस क्यों करवाई थी? ताकि आप ये सब सवाल ना पूछे मुझसे, सब बैलेंस कर दीजिए। आप खुद करेंगे बेटा बैलेंसिंग, तो सिखाई, इतना प्रैक्टिस किया आपने, बोलो। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन मतलब क्या होगा बेटा कि कोई कंपाउंड है उसको आपने ब्रेक कर दिया, डीकंपोज कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा कैसे सर, कैसे करेंगे सर आप? देखिए आप एग्जांपल देखिए। अभी आपने क्या बनाया था सर? मैंने ये बनाया था अभी। अब इसको आप हीट करके, गर्म करके क्या करेंगे, इसे आप तोड़ देंगे। अच्छा, मुश्किल से बनाया था, तोड़ दिया आपने तो। हाँ सर, तो अगर सिंगल रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके आप एक से अधिक बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म मल्टीपल और मोर देन टू प्रोडक्ट्स और मोर देन वन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस बेटा ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा रियन कह सकते हैं हम, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है, इट इज ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा निखिल, उसमें आ जाएगा वो, उसी में आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा वो, इसमें आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं वैसे तभी तो मैंने कहा आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे डीके ऑफ वेजिटेशन, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, तो उसको पढ़िए एनसीईआरटी से, ठीक है। और थ्योरी है, याद करना पड़ेगा आपको। डीके ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सच रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस, मतलब टूट जाएगा। सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल माने एक से ज्यादा, मल्टीपल मतलब बेटा एक से ज्यादा। तो मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए। पहला एग्जांपल आपके सामने है, दूसरा दूं? हां सर दीजिए। आयरन सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट का क्रिस्टल। इट इज अ क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट, या इसको आप बोल सकते हैं फेरस सल्फेट, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फेरस सल्फेट। इट इज अ क्रिस्टल ऑफ अ कंपाउंड FeSO4, FeSO4.7H2O। इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनको बोलते हैं बेटा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनको बोलते हैं बेटा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तो हमने पढ़ा है 9th के अंदर भी कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कैसे सर, इसका मीनिंग क्या है, रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। आपके पास मान लीजिए कंपाउंड है FeSO4, ठीक है। ये है एक मॉलिक्यूल FeSO4 का, मान लीजिए, और पानी में सारा काम कर रहे हैं आप, पानी में डिजोल्व है, सॉल्ट है बेसिकली, पानी में डिजोल्व है अपने पास। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जब इसे आप ठंडा करेंगे, बेसिकली सोल्यूशन बन चुका है, इसे ठंडा करें, कूल डाउन कर रहे हैं, कंडेंस करें, कूल डाउन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आके इसके पास अटैच कर जाएंगे। ठंडा कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आके चिपक जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल के पास, इन अ गिवन रेशियो, किसी रेशियो में आके चिपकेंगे वो। तो वो रेशियो आपके पास क्या आएगा, FeSO4.7H2O। तो उसको बोलेंगे क्रिस्टल, इट इज अ क्रिस्टल ऑफ FeSO4, यानी कि इसके पास ये है कंपाउंड, इसके आसपास
कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो चुके हैं टू फॉर्म अ सिंगल क्रिस्टल ऑन क्रिस्टलाइजेशंस। आपने इसको ठंडा किया, क्रिस्टलाइज किया, इस प्रकार से। समझ गए बेटा? चलिए, अब ये तो ठीक है भाई, ये तो हम जानते हैं सर। हाँ, वो तो आप जानते हो, लेकिन क्या नहीं जानते ये बताइए सर। सर इसे मैंने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, क्या होगा? डिकम्पोज होगा बेटा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा बेटा जी, डिकम्पोज होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा सर? भाई गर्म करेंगे तो पहले वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे सर। तो वाटर तो निकल गया, ठीक है, मुझे वाटर से क्या मतलब है सर? निकलने दो वाटर को। हाँ सर, वाटर निकल चुके हैं। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा सर? अगर मैं फर्दर गर्म करूंगा सर, मैं फर्दर हीट करूंगा सर, मैं अब होगा सर कुछ ना कुछ तो सर। अब सर अपने पास चेंजेस आएंगे सर, एंड चेंजेस सर यहां आएंगे अपने पास। यहां बनेगा सर Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, which is brown in color, which is brown in color, solid substance, प्लस मिलेगा सर आपको दो गैसेस, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड वन मोर गैस, SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट से डिकम्पोज करके आप बना रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट। दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। इट इज ग्रीन इन कलर। FeSO4 बेटा जो होता है अपने पास, इट इज ग्रीन कंपाउंड, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज ग्रीन इन कलर। और फिर इसको आप डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्रीन कलर क्या होता है? फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपके पास क्रिस्टल है FeSO4 का, विच इज ग्रीन इन कलर। उसको आप जब गर्म कर देंगे बेटा, तो वो जो कलर है उसका वो हट जाएगा, और आपको जो नजर आएगा दैट विल बी, यू कैन सी, रेडिश ब्राउन इन कलर, रेड ब्राउन। यू विल ऑब्जर्व द कलर दैट इज रेड ब्राउन। Fe2O3 का कलर बेटा होता है रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो ग्रीन से आपको दिखाई देगा सोल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन बेसिकली। तो वहां आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है बेसिकली। एंड वी गेट टू मोर गैसेस, SO2 गैस एंड SO3 गैस। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम की ये फेवरेट रिएक्शन है बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंसिंग कर लीजिएगा, वो आपको आता होगा। तो बैलेंसिंग इसकी करेंगे ऑब्वियसली, इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, अलग है। यहां से पहले ये बनेगा, पहले कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो चिपके हुए थे विच आर पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो रिमूव होंगे। यू विल गेट योर कंपाउंड, और उस कंपाउंड को जब डिकम्पोज करेंगे यू विल गेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और दो एग्जांपल दू, एक और एग्जांपल दू? हाँ सर, एक और दीजिए। वो तो आप जानते होगे जो दूंगा मैं अभी, जो मैं एग्जांपल आपको भी दूंगा वो हमने क्लास में कर रखा है बेटा। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ये हम क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। मुझे बताओ कि क्या बनने वाला है, मुझे खुद बताइए क्या बनने वाला है। इसको डिकम्पोज करने से, इसको हीट करने से क्या मिलेगा? हाँ बेटा बताऊंगा एंडोथर्मिक क्या होता है, डोंट वरी, बताऊंगा मैं व्हाट इज एंडोथर्मिक। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, जहां हमें एनर्जी या हमें हीट देनी पड़ती है। हीट मैं दे रहा हूं, हीट आप दे रहे हैं, हीट मिल नहीं रही हमें, हीट हमें देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स एंडोथर्मिक में हो सकता है। क्या बनेगा बेटा? यस बेटा, हमने क्लास में कर रखा है इसको। PbO बनेगा विच इज अ सॉलिड्स कंपाउंड, प्लस कौन सी गैस मिलेगी? भूरी गैस मिलेगी, भूरी गैस। NO2 गैस मिलेगी विच इज अ ब्राउन गैस, एंड यू विल गेट O2 गैस, you will get O2 gas, and you will get O2 gas, you will get O2 gas, you will get O2 gas. Balancing वो आप करेंगे। It is brown color, it is brown color gas, and O2 gas is the brownish gas. Again example of decomposition reactions, again example of decomposition reactions. एक और होता है जैसे वाटर की आप करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर आप वाटर को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। हालांकि इसको हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, नोट हियर। बस बता रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी इसके अंदर आता है, डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं।
वो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, सेटअप क्या होता है, कैथोड एनोड क्या होता है, वो हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। पर आप ये चाहो तो मेंशन कर सकते हैं एक बार कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water is also an example of decomposition reaction। वो कैसे होगा, वो क्या होता है, अभी आपको नहीं करना है, उसको हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे अच्छे तरीके से। नॉट हियर, नॉट हियर, बस आइडिया आपको दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोलिसिस माने होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप वाटर को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से H2 गैस आपको मिलेगी और O2 गैस आपको मिलेगी आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसकी रिएक्शंस क्या होंगी चैप्टर 3 में हम डिटेल में बात करेंगे, टॉपिक अलग से गिवन नहीं है चैप्टर 3 के अंदर अपने पास। कुछ मोर एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, जो पता होने चाहिए आपको। होता है बेटा, पहले के जमाने में आप यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आजकल तो आप यूज नहीं करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। उसमें आपने देखा होगा भाई, पुराने जमाने में जो नेगेटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स, वो नेगेटिव्स आप लेते थे फोटो के अंदर और वो नेगेटिव आप लेके जाते थे दुकान वाले के पास। नेगेटिव उसको बोलते थे, फोटो खींची आपने तो एक नेगेटिव बाहर निकलता था, रील बेसिकली, फोटो रील। उस रील को आप लेके जाएंगे दुकान वाले के पास और दुकान वाला उसको साफ करके वहां से एक फोटो आपको बना के देगा। उस रील को, नेगेटिव को पॉजिटिव मतलब फोटो के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देगा। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, तो सीधा सारा काम ऐसे हो जाता है। लेकिन 10 साल या 12 साल पहले तक भी ऐसा होता था कि नेगेटिव का जो आप यूज करते थे, रोल आता था बेसिकली, उस नेगेटिव रोल के साथ आप उस दुकान में जाते थे और दुकान वाला आपको उस नेगेटिव को चेंज करके आपको फोटो बना के देता था आपको। उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो नेगेटिव वाले जमाने में काम करता था। अभी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, इसमें 2 कंपाउंड्स काम आते हैं। जो फोटोग्राफी का दुकान वाला है वो 2 केमिकल यूज करता था उस नेगेटिव को हटा के फोटो निकालने में। जो दुकान वाला है, वो दुकान वाला 2 केमिकल यूज करता था बेसिकली, कुछ किसी और के साथ ऐड करके। पर जो 2 केमिकल्स वो यूज करता था बेसिकली AgBr यानी AgCl बेसिकली। तो आपसे एग्जाम में सवाल आता है कौन से केमिकल्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आते हैं, तो आंसर रहेगा AgCl एंड AgBr। बिकॉज AgCl और AgBr लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर वो दोनों कंपाउंड डीकंपोज कर जाते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर AgCl और AgBr डीकंपोज कर जाते हैं। इसलिए जो फोटोशॉप, जो दुकान वाला फोटोग्राफी वाला होता था, वो अंधेरे कमरे में जाता था और उस अंधेरे कमरे में वो नेगेटिव्स को चेंज करता था फोटो के अंदर, बिकॉज को लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोर्स लाइट का है तो फिर वहां AgBr या AgCl डीकंपोज कर जाएगा, सोल्यूशन खराब हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो कंसेप्ट कहां से आया, वहीं से आया अपने पास। कौन से केमिकल है सर? वो AgBr है। AgBr एंड AgCl आर लाइट सेंसिटिव केमिकल्स। AgBr एंड AgCl आर लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट पड़ते ही, सनलाइट पड़ते ही ये डिकम्पोज कर जाएंगे। अच्छा सर, हाँ। और दोनों को इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। AgCl is white in color. AgCl is white in color and it is yellowish in color. ठीक, कैसे होगा सर? अगर AgCl आपके पास है और आपने इसको थोड़ा सा कहीं से सनलाइट प्रोवाइड करवा दी तो क्या होगा? इसको एनर्जी मिल चुकी है, इसको हीट मिल चुकी है सर, ये डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा सर ये Ag और यहां Cl2 गैस के अंदर, Cl2 गैस के अंदर इट इज सॉलिड, व्हाइट पाउडर होगा, मेटल है, सॉलिड रहेगा, इस प्रकार से। सिमिलरली AgBr रहेगा, उसका भी सेम फंक्शन आपके पास रहेगा। इट इज सॉलिड, येलो इन कलर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल डिकम्पोज, इट इज लाइट सेंसिटिव केमिकल, इट विल फॉर्म 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस।
देख लीजिए बेटा। तो ये भी एग्जांपल्स हैं डीकंपोजिशन के, ये भी पूरा एग्जांपल्स है डीकंपोजिशन के जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पे भी। बिकॉज डीकंपोजिशन के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बेसिकली। अब इसके बाद हम करेंगे एंडोथर्मिक क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट चैप्टर के एंड में। हाँ बेटा मुस्कान बेटा, ओनली एजीसीएल एंड ओनली एजीबीआर, एजीआई एजीएफ उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ये दो ही केमिकल आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहां से आ रखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा पूछेगा आपसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं। आप छोटे बच्चे, हो सकता है आपने वो जमाना देखा ना हो जहां फोटोग्राफी में नेगेटिव निकाला करते थे। घर पे आप पिताजी से पूछेगा कि भाई पापा नेगेटिव्स क्या होते हैं फोटो के, तो आपको बता देंगे हाँ भाई ये नेगेटिव हुआ करते थे। उनको फिर आप दुकान के पास जाके दुकान वाले से चेंज करवाते थे और फोटो वहां से बन के आता था। तो वो समझा देंगे आपको कि नेगेटिव्स क्या होते हैं। आपने देखे भी होंगे शायद, हो सकता है आपके घर में पढ़े भी हों। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली कुछ उसमें केमिकल और ऐड करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करना आपने को, ठीक है। चलिए हिमांशु बेटा बता चुका हूं सारी बातें, ठीक है। हाँ प्रकाश हो जाएगा बेटा, प्रकाश ठीक है, हो जाएगा, वो कैंडल वाला हो जाएगा प्रकाश, ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा। बताइए तो कितने बच्चे यहां पे बेटा बताएंगे मुझे, कितने बच्चे आज की क्लास में कंफर्टेबल, बताइए कितने बच्चों को ये आ रहा है। और अब आपको आ रहा होगा क्यों, बिकॉज अभी आपको इशू यहां नहीं है कि रिएक्शन कैसे हो रही है सर, बैलेंस कैसे करना है। अब मेरा बच्चा बैलेंस में फंसेगा नहीं कभी भी, वो फटाक से बैलेंस कर देगा, यहां 2 Fe यहां 2 लगा देगा, कुछ कुछ कर देगा वो। तो आई थिंक आपका जो बेसिक है बेटा वो स्ट्रांग है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ा आसान पार्ट है यार, 2 बार पढ़ोगे 3 बार देखोगे याद हो जाएगा। एग्जाम में सीधा आता है, व्हाट इज डीकंपोजिशन, गिव एग्जांपल, कुछ नहीं, सीधा सिंपल सवाल आता है। और मेरे बच्चे को लगता नहीं कि यहां अटकेंगे इन चीजों में। जो मैं बता रहा हूं बस उतना सुन लीजिए, आप उतना कर लीजिए जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और फिर प्लस हम एनसीईआरटी करेंगे, सैटरडे को हम चैप्टर खत्म करेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीक हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे विद डीपीपीज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट डूइंग और स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज। दोनों ही आपको क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, ताकि जब मैं डिस्कशन करूं एनसीईआरटी का तो आपको तकलीफ ना हो। बहुत ही कम क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क बेटा यही बेसिकली आज का मैं आपका होमवर्क बता रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया अभी उसको आप एनसीईआरटी से बेटा रीड करेंगे, एनसीईआरटी से आप उसको रीड करेंगे एंड स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी, स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी बेटा, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी बोथ इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, both in text and exercise question, both in text plus exercise question। चलिए तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटा, बाकी बताइए। अब विकी बेटा इसी को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, बेटा विकी बेटा इसी को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको आप। फोटो मतलब होता है सनलाइट, देखिए बेटा फोटो मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में आप डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, उसको बोलते हैं फोटो यानी सनलाइट डिकम्पोजिशन, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।